आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम जो बी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है BEE उसकी जो लेक्चर सीरीज है वो हम देख रहे थे, जिसमें आगे हमने BEE का जो AC सर्किट्स का जो पार्ट था उसमें अप टू 9 पार्ट हमने डिफरेंट टॉपिक्स के देखे थे। आज के इस वीडियो में हम AC सर्किट का जो पार्ट 10 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट का एनालिसिस और वी कैन से एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। दैट मींस कि अगर प्योर इंडक्टर हमारे पास है और उसमें से हम एसी सप्लाई को उसमें से एसी सप्लाई उसको अप्लाई करें तो उस इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, उसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन हमें क्या मिलेगा, पावर क्या मिलेगा, वो सब हम इस चैप्टर में इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे AC थ्रू प्योर इंडक्टेंस जो हमारा टॉपिक है उसका सर्किट डायग्राम, वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम जो है वो तीनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंगल फेज AC सप्लाई जो है V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t उसको हमने प्योर इंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट इज करंट I। और साथ ही में अगर हम उसके वेवफॉर्म के बारे में बात करें, यानी कि हम अगर वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म देखें तो हियर इस फिगर में आपको वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म दिया गया है। तो ये वाला जो वेवफॉर्म है वोल्टेज का वेवफॉर्म है और डॉटेड लाइन से जो वेवफॉर्म ने इंडिकेट किया है वो करंट का वेवफॉर्म है। एज वी ऑल नो, हम पहले से सब जानते ही है कि अगर हमारी सर्किट जो है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट रहेगी तो उस सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग रहेगा। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे वेवफॉर्म जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं। जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो हमारे यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है और करंट का जो वेवफॉर्म है वो जीरो से वी कैन से एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री पाई बाई 2 के बाद एंगल डिफरेंस के बाद हमारा करंट का वेवफॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे करंट जो है वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है। ये जो रिलेशन है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग रहेगा उसका मैथमेटिकल जो प्रूफ है वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t एंड करंट का जो इक्वेशन है हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। हमने फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ा था कि फेज डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो क्वांटिटी है वो रेफरेंस क्वांटिटी से लीडिंग करेगी और अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव है दैट मींस कि हमारी जो क्वांटिटी है वो जो रेफरेंस क्वांटिटी है उससे वो लैगिंग रहेगी। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 इंडिकेट किया है। दैट मींस कि हमारा जो करंट है वो करंट I वोल्टेज V से 90 डिग्री लैगिंग रहेगा। तो यहाँ पे हम वेवफॉर्म में वो देख सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो इस प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए हम फेजर डायग्राम इन दोनों तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट फेजर डायग्राम यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें हम देखें तो अगर हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज फेजर को हमने रेफरेंस फेजर कंसीडर किया है। तो वोल्टेज से हमारा जो करंट है वो करंट 90 डिग्री लैगिंग रहेगा। तो लैगिंग है इसलिए करंट का जो फेजर है उसको हम यहाँ पे जिस तरह से इंडिकेट किया है उस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे और दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और अगर हम इसी चीज को अगर करंट को रेफरेंस लेके बोले तो हम बोल सकते हैं कि अगर करंट हमारा रेफरेंस है तो करंट से इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लीड करेगा। तो दूसरा जो यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम दिया गया है उसमें करंट को हमने रेफरेंस लिया है और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL जो है उसका जो फेजर है वो करंट से 90 डिग्री लीडिंग रहेगा, यानी कि हमने यहाँ पे VL का फेजर अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम या तो वोल्टेज को रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं या तो करंट को रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं और दोनों को वाइस वर्सा हम रेफरेंस कंसीडर करके उसके हिसाब से दूसरी क्वांटिटी उससे लीडिंग रहेगी या लैगिंग तो वो ध्यान में रख के हम उसका फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पे आपको जो प्योर इंडक्टेंस है उसके बारे में बताया हुआ है कि प्योर इंडक्टेंस हैज अ जीरो ओहमिक रेजिस्टेंस। दैट मींस कि प्योर इंडक्टर हमारे पास रहेगा तो उस प्योर इंडक्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका ओहमिक रेजिस्टेंस है वो जीरो रहेगा। सो वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो एज वेल एज जब
इस इंडक्टर में से व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट I है वो इस इंडक्टर में से फ्लो होगा, फ्लो थ्रू दिस इंडक्टेंस एंड इट सेटअप्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टेंस। इंडक्टर की टेंडेंसी है कि अगर उसमें से हम कोई भी करंट को पास करते हैं, कोई भी करंट इंडक्टर में से फ्लो होगा, तो जो इंडक्टर है वो अपने आसपास, अपने अराउंड में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही में जो यहाँ पे दिस चेंजिंग फ्लक्स लिंक्स द कॉइल एंड ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड दिस ईएमएफ अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के अराउंड जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू करंट I, तो जो चेंजिंग फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ लिंक होगा और जो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस और जो चेंजिंग फ्लक्स है उनके कारण जो कॉइल, जो इंडक्टर हमने लिया हुआ है उसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंडक्टर इंड्यूस करेगा उस ईएमएफ की अगर हम बात करें तो वो ईएमएफ बेसिकली हमारा जो अप्लाई वोल्टेज है, दैट मींस कि जो हमने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया है उसको वो ईएमएफ अपोज करेगा। दैट्स व्हाई हम अगर इसके सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन देखें तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का जो इक्वेशन है फॉर द इंडक्टर, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे डी आई बाई डी टी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और एल तो इंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ इंडक्टर, एंड ई दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। और हमने देखा कि जहाँ पे जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो भी नेगेटिव रहेगा, सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन रहेगा। और यहाँ पे हमने इस पॉइंट में जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट किया कि दिस ईएमएफ अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, तो उसका अब हमें यूज करना है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज हमारा है दैट अप्लाइड वोल्टेज है V एंड जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज E। तो हमने जो आगे रिलेशन देखा था उस हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू माइनस E और E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने आगे देखा था। तो उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा इक्वेशन हमें मिलेगा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब हमें यहाँ पे V, तो सप्लाई वोल्टेज हमारा जो है उसका इक्वेशन हमारे पास रहेगा V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारा नया इक्वेशन हमें मिलेगा Vm sin ओमेगा t दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और अब हमें यहाँ पे वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में से हम DI का इक्वेशन फाइंड आउट करें तो DI का इक्वेशन में मिलेगा Vm by L sin ओमेगा t into dt। नाउ अब हमें करंट I फाइंड आउट करना है, तो DI जो है उसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें I जो है मिल जाएगा। सो I of t that is equal to integration of DI, right? And here integration DI that means कि यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, so integration in Vm by L sin ओमेगा t into dt। अब Vm by L जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर हमें मिलेगा माइनस कोस ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा। तो इस इक्वेशन को यहाँ जो फाइनल आंसर हमें जो मिला है उसको अगर हम रीअरेंज करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि I of t that is equal to minus Vm by omega L sin pi by 2 minus omega t। Here sin pi by 2 minus omega t, तो यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट कॉन्सेप्ट इज cos थीटा that is equal to sin pi by 2 minus थीटा। तो यहाँ पे जो cos ओमेगा t है उसको हमने sin pi by 2 minus ओमेगा t से रिप्लेस किया है, तो हमारा नया इक्वेशन हमारे पास है माइनस Vm by ओमेगा L sin pi by 2 minus ओमेगा t। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे तो हम यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है उसको हमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन तो है तो यहाँ की माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, सो माइनस माइनस प्लस, तो करंट का इक्वेशन मिलेगा हमें Vm बाय ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन हमारा करंट का फाइनल इक्वेशन रहेगा I of t that is equal to Vm by omega L sin omega t minus pi by 2। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि I is equal to Im sin omega t minus pi by 2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो Vm by omega L था उसको हमने यहाँ पे Im से रिप्लेस किया, तो
हमारा जो करंट का फाइनल इक्वेशन है वो हमारा ये इक्वेशन रहेगा I of t that is equal to Im sin omega t minus pi by 2. So हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि here Im that is equal to Vm by omega L and this omega L is known as XL. So we can say Im is equal to Vm by XL where XL that is equal to omega L or we can write 2 pi FL and the unit of XL that is ohm. जो यहाँ पे XL है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसका इक्वेशन ओमेगा है और वी कैन से 2 पाई FL इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं और उसका यूनिट जो है वो ओम रहेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट का इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि करंट का जो इक्वेशन है उसमें जो सिनुसोइडल sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो हमने डिराइव किया हुआ इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो करंट जो इंडक्टर में से पास होगा वो करंट प्योर सिनुसोइडल तो होगा ही, बट वो करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। So we can say here for pure inductive circuit the current always lag behind the voltage by 90 degree. अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने आगे देखा था, एक्सएल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो एक्सएल इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन रहेगा ओमेगा एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफएल ओम। अब यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है अगर उसको हमें डिफाइन करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट to the flow of an alternating sinusoidal current. That means कि इंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो हम बोल सकते हैं कि उसमें से फ्लो होने वाला जो अल्टरनेटिंग सिनुसोइडल करंट है उसको अपोज करे, तो उसको हम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिफाइन करते हैं, दैट इज अवर एक्सएल। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल, तो उस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पाई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इंडक्टर को भी कांस्टेंट कंसीडर करें तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो है वो डायरेक्टली सप्लाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। बट हाँ, कंडीशन हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास जो इंडक्टर है वो इंडक्टर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए नहीं। अगर इंडक्टर की वैल्यू हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है वो हम बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे हम पावर का जो कॉन्सेप्ट है फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट उसके लिए हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर का इक्वेशन उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर वी कैन ऑब्टेन बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। सो वी कैन से P इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इनटू करंट I। वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास है Vm sin ओमेगा t और करंट का इक्वेशन हमारे पास है Im sin ओमेगा t इनटू और sin ओमेगा t minus pi by 2, right? So here we can say P is equal to Vm sin ओमेगा t and into Im sin ओमेगा t minus pi by 2। अब इसको हम रीअरेंज करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं Vm Im sin ओमेगा t, here sin omega t minus pi by 2 that is minus cos pi by cos omega t। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन आगे ले ली है, सो माइनस Vm Im sin ओमेगा t into cos ओमेगा t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि here sin थीटा minus pi by 2 that is equal to minus cos थीटा। तो ये जो रिलेशन है उस रिलेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो माइनस Vm Im sin ओमेगा t into cos ओमेगा t इक्वेशन रहेगा। अब हम इसको भी ट्रिगोनोमेट्री के इक्वेशन का यूज करके इस इक्वेशन को फिर से लिखे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा माइनस Vm Im by 2 into sin 2 ओमेगा t। तो यहाँ पे हमने जो रिलेशन यूज किया है ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रिलेशन है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर 2 sin थीटा cos थीटा that is equal to sin 2 थीटा, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे sin ओमेगा t cos ओमेगा t है, तो हम उसको sin 2 थीटा by 2 से यानी कि sin 2 ओमेगा t by 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा P is equal to minus Vm Im by 2 sin 2 ओमेगा t।
बट यहाँ पे हमने जो अभी पावर फाइंड आउट किया है वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है। तो बेसिकली हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर है, बेसिकली हम कोई भी इक्विपमेंट अगर लेते हैं तो उसमें इंस्टेंटेनियस पावर का कुछ जो यूज है वो होता नहीं है। जो पावर रेटिंग और सब हमें दिया हुआ है वो हमारा एवरेज पावर जो है वो होता है। तो हमें इस इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वेशन में से हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर दैट अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर से एवरेज पावर फाइंड आउट करना है तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको ओवर अ फुल साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल उसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा ये जो इक्वेशन है माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी, तो इसमें इस इक्वेशन में हम बेसिकली देखें तो इस इक्वेशन में वी एम आई एम बाई टू वो तो कांस्टेंट टर्म है, बट साइन टू ओमेगा टी का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर फुल साइकिल यानी कि उसकी लिमिट रहेगी 0 to 2 पाई, तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। फॉर दैट तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस तरह से इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर हम एवरेज पावर फाइंड आउट करने जाएंगे तो एवरेज पावर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सो वी कैन से द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन कर्व ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। सो for that purpose we can say that the pure inductance never consumes power। कोई भी प्योर इंडक्टर जो है कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसके इस इक्वेशन का यूज करके इसका इंटीग्रेशन करके हम वो प्रूव कर सकते हैं कि प्योर इंडक्टर नेवर कंज्यूम्स पावर। और इसके पीछे का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी है कि इंडक्टर में अगर हम कंसीडर करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर जो है पर्टिकुलर चार्ज हो रहा है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। दैट मींस कि उसमें कोई भी जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होगा, इंडक्टर कंटिन्यूअसली चार्ज और डिस्चार्ज इसी सप्लाई में होता रहेगा। तो वो हम यहाँ पे इक्वेशन के इस इक्वेशन का यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इंडक्टर है दैट प्योर इंडक्टर नेवर कंज्यूम्स पावर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एसी थ्रू प्योर इंडक्टर या वी कैन से प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट का जो एनालिसिस है वो डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस हमने यहाँ पे देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही में इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी अपनी जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके। और अगर आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें कि